रखना चाहती है, इसको बंद करना चाहती है, लेकिन हमें उस बात की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। हम कितने मुश्किल से आज बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख भी जाते हैं, उसके बाद उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन उस तरफ भी हमारा ध्यान नहीं जाता। बच्चे परेशान हैं, घर में थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि बच्चे को नौकरी क्यों नहीं है, या हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए हमारे पास टेंशन है ढेर सारी कि अब मेरा बच्चा 10वीं में पहुंच गया, मैं इसको कोचिंग कहाँ से दिलवाऊंगी, कौन से कोचिंग सेंटर पे भेजूंगी, इसको कहाँ पढ़ाऊंगी ताकि इसको रोजगार मिल जाए। वो घर के अंदर वो टेंशन है, लेकिन जब हम संगठन की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो वो मुद्दा हमारी घर की चार दीवारी में ही दब के रह जाता है। सार्वजनिक तौर पे क्या मुद्दा उठता है? सार्वजनिक तौर पे ये मुद्दा उठता है कि जो सत्ता में पार्टी बैठी है वो ये कहती है कि चलो आपको 4 धाम की यात्रा करवा के लाते हैं, हम चलो आपको खाटू श्याम लेके जाते हैं, चलो आपको हम सालासर लेके जाते हैं, आप अपने लड्डू गोपाल को सुबह खाना खिलाओ, रात को खाना खिलाओ, उसको चाय पिलाओ, आपके पास काम है आप काम करो, गांव में आप कलश यात्राएं निकालो, आप मंदिरों में जाओ, आप ये व्रत करो, आप ये जो है इस त्योहार को आप इस तरह से मनाओ, आप जो है तमाम तरह से हमारे ऊपर एक हमें पूरा व्यस्त कर दिया गया है और हम उसमें खुशी महसूस कर रहे हैं। शायद आपको नहीं पता मुझे, लेकिन अंदाजा लगा के बता रही, शायद हमें उसमें हम उसी में अपनी अभिव्यक्ति पा रहे हैं, हमें खुशी मिल रही है। और हम जब सबका ध्यान वहां पे है, दूसरा और कहां पे ध्यान लगा रहे हैं, बाकी वो ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म खतरे के अंदर है आज के दिन, और यदि मोदी जी सत्ता में नहीं रहे तो हमारा जो है देश भी खतरे में आ सकता है, हिंदू खतरे में आ सकते हैं, और ये जो देश है ये देश एक मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। लेकिन ये सारे मुद्दे मसले इस तरह से कि हमारे अंदर दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके प्रति नफरत हमारे अंदर भरी जा रही है, और दिन रात हम उसकी चर्चा करते हैं। और ये जितने मुद्दे हमारे पास हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बच्चों के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर की बात हो, हमारे रोजगार का मसला हो, तमाम जो ये मसले हैं, ये तमाम मसले पीछे चले जाते हैं और ये बाकी मसले आगे आ जाते हैं। और यही वजह है कि हम 4 महीने तक आंदोलन करते हैं, हम सड़क पे रहते हैं। वो जो जिस उस राज्य के अंदर वहां पे जब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, वहां पे हरियाणा की बेटियां सड़कों पे बैठी रहती हैं, और वो 4-4 महीने तक सड़कों पे बैठी रहती है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। और अकेली आंगनबाड़ी मतलब नहीं है नारे लगाने वाली, तमाम आप विभाग देखो, आप बिजली देखो, रोडवेज देखो, आप ये पटवारियों ने अभी किया आंदोलन, आशाओं का, मिड डे मील का, तमाम जो संगठन है, चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, कितना शानदार आंदोलन हुआ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का, तमाम लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने वाले लोगों के प्रति सरकार ये दिखा रही है कि आप नारा लगा रहे हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उधर वो कह रहे हैं कि 400 पार, अभी इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, और वो कह रहे हैं कि अब की बार हम 400 पार जाएंगे। क्या करके 400 पार जाएंगे? वो हमारे ऊपर लाठियां चला के, हमें महीनों महीनों तक सड़कों पे बिठा के, हमारे बच्चों का रोजगार छीन के, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का देके, और तमाम अपराधों को बढ़ाने के बाद उनकी देखिए हिम्मत देखिए, वो कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। और अभी तो उनके नेता ये कहने लगे हैं कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ये देश का संविधान बदलना है। क्या बदलना है संविधान में से? उनको संविधान में से ये बदलना है कि मनुस्मृति लेके आनी है। क्या है मनुस्मृति? मनुस्मृति ये है कि राज तो ब्राह्मण ही करेगा, बाकी आप सब उनकी सेवा करेंगे। और ब्राह्मण में भी एक आदमी यहाँ पे बैठे हो तो कभी आप खुश हो जाओ और ये सोचो आपका मौका आने वाला है। यहाँ बैठे वाले लोगों का मौका नहीं आएगा, वो जो राज करने वाले जो हैं पंडित पुजारी, वो अलग तरह के हैं, वो अलग लोग हैं, वो विचार है। बाकी और लोग क्या करेंगे? दलितों को कोई हक अधिकार नहीं होंगे। महिलाओं का काम क्या है? कह रहे 4 दीवार में रहो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो पोषो, ये आपका काम है, आप ये काम करोगे। ये माहौल आज देश के अंदर बनाया जा रहा है। और इस काम को करने के लिए कि जो हमारे संविधान के अंदर हमें हक अधिकार मिले थे
कि जाति के नाम पे हमारे देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पे हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के नाम पे हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, और ये सब हक और अधिकार हमसे छीनने के लिए एक भेदभावपूर्ण यहाँ व्यवस्था कायम करने के लिए वो ये चाहते हैं। हम क्या करेंगे? हमारा दायित्व इस समय पे बनता है कि हम इस देश के एक जागरूक नागरिक की तरह से काम करें। इसके लिए ये जितने बता दिए मैंने हथकंडे, ये काफी है उनके लिए, फिर भी वो कुछ और भी करते हैं। और वो ये कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के महापुरुष ढूंढ के लाए हुए हैं और उनसे जातीय गौरव पैदा कर रहे हैं। क्यों जातीय गौरव पैदा करने की काम कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा की 48,000 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर, वो अभी तो एक यूनियन है उनकी, वो संघर्ष करते हैं, एक साथ मिलकर मुट्ठी बंद करके नारा लगाते हैं, लेकिन कल को वो बढ़ जाए, ये चमार है, ये धानक है, ये सैनी है, ये माड़ी है, ये धोपी है, ये तेली है, ये फलाना है, ये धगड़ा है, ऐसे हमें जातियों में बांट दे और जातियों में बांट के हमारी एकता कायम ना हो सके और हम सब एक होके अपने मुद्दों पे आवाज बुलंद ना कर सके, इसलिए वो जो है ये सब जातीय गौरव पैदा करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर वो 35 और 1 की भी बात करते हैं। किसानों के खिलाफ क्या शानदार आंदोलन किसानों का है, उस किसान आंदोलन के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से उसको बदनाम किया जाए, उसको एक जाति का आंदोलन घोषित किया जाए और हरियाणा की बाकी तमाम जातियों को लामबंद करके वापस सत्ता को हथियाया जाए। पहले खट्टर थे मुख्यमंत्री, 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री बदल गए, अब नायक सैनी बन गए हैं। तो नायक सैनी बन गए, देखो उनका हौसला देखिए कि वो आपको कितना बेवकूफ, कितना मूर्ख समझते हैं और वो ये मानते हैं कि अब हमने ओबीसी का यदि मुख्यमंत्री ला दिया तो ठीक है, ओबीसी वाले तो सारे अब बीजेपी को वोट देंगे, उनके तो सारे मुद्दे हो गए पार। यानी कि ये कोई मुद्दा नहीं है कि आंगनबाड़ी की वर्कर हेल्पर पक्की होनी चाहिए, आशा पक्की होनी चाहिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्के होने चाहिए, बाकी हमारा जो निजीकरण है विभागों के अंदर ये बंद होना चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारे लिए कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा ये है कि ओबीसी मुख्यमंत्री बन गया, चलो सारे ओबीसी अब जो है बीजेपी को वोट दे दो, देखो कितना बड़ा काम जो है बीजेपी ने कर दिया, इस तरह से वो ये काम कर रही है। एक और बात जो इस समय पे बहुत ही चली हुई है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर इस बात पे दिया है कि 2017 में बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई, चुनावी चंदा इकट्ठा करने के लिए कानून इससे पहले भी था और ये जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, वो चुनाव लड़ती हैं पूंजीपतियों के पैसे से। तो पूंजीपति पैसा देते रहे हैं इन पूंजीवादी पार्टियों को और उस पैसे से वो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी वोट का अपहरण करते रहे हैं। लेकिन ये उसमें उस कानून को बदल के इसलिए इस तरह से ले आए कि चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा गया, लेकिन जो घाटे में फैक्ट्री चल रही होगी वो चंदा नहीं दे सकते हैं, वो अपने मुनाफे से 7% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकते हैं। वो ऐसा कानून था, उसको बदल के कहा कि कोई सीमा नहीं, कोई जितना चाहो उतना एक बॉन्ड खरीदो जिसपे किसी का नाम नहीं होगा, वो बॉन्ड बैंक में पैसा देके वो कागज देके वो कागज आप उस पार्टी को दे दो जिसको आपको चंदा देना है और वो पैसा जो है उस कागज को जब बैंक में लेके जाएगी वो पार्टी, तो वो पैसा उनका हो जाएगा। जब ये लाया गया तभी से ये कहा गया कि ये गलत है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इससे काला धन बढ़ेगा और इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये गैर संवैधानिक है और ये तुरंत प्रभाव से रद्द होना चाहिए और इसकी सारी डिटेल देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देना तो नहीं चाहता था, सरकार देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उनको मजबूरी में देनी पड़ी है। अभी भी वो डिटेल तो उन्होंने इस तरह से दी है कि ताकि पता ना चले कि वो कौन व्यक्ति है जो चंदा देने वाला है, उस चंदा देने वाले ने किसको चंदा दिया है। लेकिन अब जो चंदा गया वो चंदा उसका खुलासा हुआ है, एक लॉटरी की टिकट बेचने वाला एक व्यक्ति, उसने 1300 करोड़ रुपए का चंदा दे रखा है, 1300 करोड़ रुपए का। एक और मेघा इंटरप्राइजेज है, हमने सबने शायद नाम नहीं सुना होगा, उस कंपनी ने 900
सीबीआई भेज दी, ईडी भेज दी और इस तरह से पूरा पैसा इकट्ठा करके हमें वो ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, या तो आप हमें वोट दे दोगे, आप वोट नहीं दोगे तो जिसको वोट दोगे हम उसको खरीद लेंगे, आपकी वोट खरीद लेंगे, और इस तरह से एक ऐसा नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस सम्मेलन के मौके पे, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण समय पे ये सम्मेलन हो रहा है, तो मैं तो ये अपील करूंगी आप सब लोगों से कि ये बहुत ही ऐसा समय है, मुश्किल एक समय है, और इस मुश्किल समय का जितने बहादुरी से हमने अपने आंदोलन किए हैं, जितना बहादुरीपूर्ण तरीके से हम अपने संगठनों का संचालन कर रहे हैं, उतने ही बहादुरीपूर्ण तरीके से हमें राजनीतिक तौर पे भी इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। ये बात संभव नहीं है कि हम राजनीतिक तौर पे कुछ ना कहें इनको, और हम केवल अपनी आंगनबाड़ी की वर्कर की हेल्पर की बात करते रहें और हमारे मसले का समाधान हो जाएगा। ये आज के समय पे संभव नहीं है, और ये जो कुछ हमने हक और अधिकार लड़के हासिल किए थे, शहादतें देके जिनको हासिल किया था, आज उन सब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। तो हमारा इस सम्मेलन के मौके पे ये कर्तव्य है कि हम बहुत ही बहादुरीपूर्ण तरीके से मुकाबला करें। साथियों, बस एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी, वो ये कि हम सब महिलाएं हैं आईसीडीएस में काम करने वाली, और केवल आईसीडीएस की बात नहीं है, एनएचएम की स्कीम है, उसमें भी बहुमत महिलाएं हैं, और उसमें आशा वर्कर्स हैं, वो तो 100% महिलाएं ही हैं। उसके अतिरिक्त मिड डे मील की एक स्कीम है, वहाँ पे महिलाएं हैं काम करने वाली, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नाम से जो सरकार ने वो स्कीम चला रखी है, उसके अंदर गांव की तमाम महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, क्रैच है, उनकी महिलाएं हैं, और ये तमाम महिलाओं को हम ये कह सकते हैं कि हमारे श्रम का शोषण किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, कि हमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन हमारे काम के बदले में हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम पढ़ लिख भी गए, हमने घर से बाहर भी निकल के देख लिया, और घर से बाहर निकल के हम ये भी देख लिया कि हमारे अंदर भी क्षमताएं हैं, हम यूनियन चला सकते हैं, हम संगठन चला सकते हैं, और भाई अब ये विश्वास भी हमारे पास आने लगा है कि इस प्रदेश को और देश को चलाना पड़ेगा, तो वो भी हम चला सकते हैं। ये तो हमने साबित कर दिया है, ये हुनर, ये क्षमताएं तो हम अपनी सामने लेके आ गए हैं। लेकिन बात ये है कि जब हम घर से बाहर निकले तो ये बात बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो एक तरफ हम सबको वापस घर के अंदर लेके जाना चाहती है, और दूसरी तरफ जैसे कि उनका काम है वो कि एक तरफ कहेंगे महिला वंदन और महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का ये, और दूसरी तरफ हमें दबा के, हमें डरा के, हमें धमका के वो चुप बिठाना चाहिए। तो आने वाले समय में मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा समय है, हमने अपनी क्षमताएं साबित की है, और उन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए आने वाले समय में हमें एकजुट होना चाहिए। तमाम जो ये महिलाओं की यूनियन है, स्कीम्स हैं, सस्ते श्रम जहाँ पे महिलाओं से लिया जा रहा है, उन तमाम विभागों को एकजुट आंदोलन की, जब हमारे मुद्दे एक जैसे हैं तो एकजुट आंदोलन भी हमें करना चाहिए। और मुझे पक्का यकीन है कि इस दिशा में हम सब सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आने वाले समय में शानदार संघर्षों को अंजाम देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके 8वें सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करती हूँ। धन्यवाद साथियों।